Hello students, welcome once again on my YouTube channel and this is my lecture number 20 for the class 10+2 Physics। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम इस वक्त 12th क्लास की जो सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसी फर्स्ट पार्ट के टॉप 5 न्यूमेरिकल्स लेके आज मैं इस लेक्चर में आपके पास आया हूं। तो अपनी नोटबुक निकाल लें और न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन करना स्टार्ट करें। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं, क्या क्या रिजल्ट यहाँ पर यूज होगा, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जितने भी रिजल्ट्स हैं सेकंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट के, वो रिजल्ट से आप निकल जाएं, उस रिजल्ट को आप रिवाइज करें और फिर इस वीडियो को देखें। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं इस लेक्चर नंबर 20 के अंदर आपके पास लेके आया हूँ टॉप मोस्ट 5 न्यूमेरिकल्स यूनिट सेकंड के फर्स्ट पार्ट के। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय लेक्चर नंबर 20 फॉर ऑल ऑफ यू। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखें एक मिनट के लिए, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। जो पैरामीटर गिवन है आप उनको साथ साथ लिखते रहें, न्यूमेरिकल अपने आप आसान हो जाएगा। तो कैसे करना है न्यूमेरिकल, तरीका क्या होता है न्यूमेरिकल्स का, मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखी है उसको आप फॉलो करें और क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है उसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखें एक मिनट के लिए, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, मैं यहां पर लिख रहा हूं R1, यानी कि R मान रहा हूं इसको मैं, R1 को R मान लिया मैंने और ये क्या दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है। ओके, इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस। जो लेंथ है आपकी ओरिजिनल लेंथ, मान लीजिए किसके बराबर है, L के बराबर है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस R जो कि 5 ओम दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ L। ओके, कंडीशन क्या कहती है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज्ड बाय। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर वर्डिंग लिखी हुई है। अगर मैं बात करूं न्यू लेंथ की, अगर मैं नई लेंथ की बात करूं तो नई लेंथ क्या होगी, अगर यहां पे लिखा होता इंक्रीज्ड टू, क्या लिखा होता इंक्रीज्ड टू, तो जो नई लेंथ होती है वो सिर्फ क्या होती, डबल होती, ओरिजिनल लेंथ के डबल होती बस। लेकिन यहां पर इंक्रीज्ड बाय लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल लेंथ के अंदर 2L और ऐड कर दी गई है, ओरिजिनल लेंथ के अंदर 2L और ऐड कर दी गई है। तो जो नई लेंथ है आपके पास वो कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी। ओके बेटा, ध्यान रखें, वर्डिंग का ध्यान रखें, स्टेटमेंट का ध्यान रखें कि क्या लिखा हुआ है। अगर यहां पे लिखा होता द लेंथ इज इंक्रीज्ड टू, तो सीधी सी बात है कि जो नई लेंथ होती वो ओरिजिनल लेंथ के डबल होती, यानी कि L2 इक्वल टू क्या होता 2L। यहां पे लिखा हुआ है द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2L, ठीक है। तो बाई 2L का मतलब क्या है कि पहले लेंथ L थी, L में 2L और जोड़ दिया गया है तो कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ L, नई लेंथ कितनी है 3L। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, क्या निकालना है आपको, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है आपको, यानी कि R2 निकालना है आपको। ओके, तो कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, तो बेटा स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। इसका सॉल्यूशन देखें आप एक बार। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, और एक बात तो बता दूं कि अगर लेंथ में चेंज है तो एरिया में भी क्या होगा, चेंज होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम, बताएं आप। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। रो तो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। चीज का ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें कि लेंथ में चेंज किया गया है। अगर लेंथ में चेंज किया गया है तो सीधी सी बात है कि जो एरिया होगा उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। तो मान लीजिए कि जो ओरिजिनल एरिया है आपके पास A1 वो किसके बराबर है, A के। नया एरिया हमें निकालना पड़ेगा। ओके, नया एरिया हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम नया एरिया निकाल पाए तो नया रेजिस्टेंस हम इजिली निकाल पाएंगे। तो मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को फोकस कर रहा हूं, दोबारा आपको समझा रहा हूं। देखिए एक मिनट के लिए, एक वायर है जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। ओके क्लियर, यानी कि R1 क्या मान लिया हमने, R 5 ओम। ओरिजिनल लेंथ क्या दी हुई है, L।
अगर ओरिजिनल लेंथ L है तो मान लीजिए कि जो ओरिजिनल एरिया है वो कितना है A। अब जो नई कंडीशन है किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नई कंडीशन है वो क्या है कि लेंथ को कर दिया गया है इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, यानी कि जो पहले लेंथ थी उसके अंदर 2L और जोड़ दिया गया है, तो जो नई लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 3L हो जाएगी। अगर नई लेंथ आपके पास 3L है, अगर न्यू लेंथ आपके पास 3L है, तो सीधी सी बात है कि एरिया में भी क्या होगा, चेंज होगा। ओरिजिनल लेंथ L, ओरिजिनल एरिया A, नई लेंथ कितनी कर दी गई है 3L, तो कितना नया एरिया होगा उसका, उसकी जो वैल्यू है A2 की वो कितनी होगी वो हम निकालेंगे। अगर आपके पास A2 का पता है, अगर आपको L2 का पता है, तो वी कैन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस R2। तो कैसे निकालेंगे देखिए एक मिनट के लिए। आपको पता है कि ये जो वायर है, ये वायर, ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये क्या है इसकी लेंथ। तो एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो मान लीजिए कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है V1 वो फॉर द टाइम में किसके बराबर है, न्यू वॉल्यूम के बराबर है। कुछ समय के लिए हमने क्या मान लिया कि V1 इक्वल टू V2, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिनल एरिया है और ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो कुछ समय के लिए हमने क्या मान लिया कि कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं है, जो V1 है और जो V2 है वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ध्यान रखें लेंथ में फिलहाल कोई चेंज नहीं किया गया है, हमने लेंथ को कोई डबल नहीं किया है, ट्रिपल नहीं किया है। फॉर द टाइमिंग हमने इनिशियली हमने क्या सपोज कर लिया कि V1 इक्वल टू क्या है, V2 के बराबर है, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल पैरामीटर जो है वो न्यू पैरामीटर्स के इक्विवेलेंट हैं। और वॉल्यूम क्या होता है बताएं आप, एरिया इंटू लेंथ। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ओके। A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ओरिजिनल एरिया A या A1 रख लीजिए आप इसको, ओरिजिनल लेंथ L या इसको L1 रख लीजिए, इज इक्वल टू। अब मॉडिफिकेशन क्या किया गया है, ध्यान रखें, अब मॉडिफिकेशन क्या किया गया है कि लेंथ को 3L कर दिया गया है। तो L2 हमने कितना कर दिया है 3L, 3L का मतलब 3L1। जो नई लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ के कितने टाइम्स कर दी गई है, 3 टाइम कर दी गई है। तो 3L1 मान लो या इसको 3L मान लो। अगर आपके पास न्यू लेंथ 3L1 है तो आपको यहां से न्यू एरिया निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेटा इनिशियली हमने क्या सपोज किया है, जब तक हमने वायर के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, तो इनिशियली हमने क्या सपोज किया कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वायर का वो न्यू वॉल्यूम के क्या है, बराबर है, ठीक है। उसमें कोई खास चेंज नहीं है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A1 L1, एरिया इनटू लेंथ। तो A1 L1 इज इक्वल टू क्या मान लिया, A2 L2। अब मॉडिफिकेशन क्या किया गया देखें आप, ओरिजिनल एरिया A1, ओरिजिनल लेंथ L1। न्यू लेंथ क्या है, नई लेंथ में क्या चेंज किया गया है, लेंथ में कितना चेंज किया गया है, 3 टाइम्स। ध्यान रखें कि अगर लेंथ में चेंज है तो एरिया के अंदर भी 100% चेंज होगा। तो जो न्यू लेंथ है बेटा वो क्या कर दी गई है, ओरिजिनल लेंथ के 3 टाइम कर दी गई है। तो नया एरिया क्या होगा देखें आप, L1 से क्या कट जाएगा L1, तो यहां से आप निकाल लें A2। तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा बताएं आप, ये देखिए इधर 3 इधर आ जाएगा, तो A2 क्या आ जाएगा आपके पास, A1/3, ओके। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि A2 किसके बराबर होगा आपका, A1/3। तो जहां जहां भी आपको स्टेप क्लियर ना हो इस वीडियो को आप दोबारा देखें और यहां से इसको सॉल्व करें। अब आप इजीली निकाल सकते हो न्यू रेजिस्टेंस R2, आप यहां से इजीली निकाल सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, रो तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, लेंथ में चेंज हो गया है, एरिया में चेंज हो गया है। अगर आपके पास न्यू एरिया है, अगर आपके पास न्यू लेंथ है, देन यू कैन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे करेंगे इसको आप, नोट डाउन करें बेटा इसको। हम जानते हैं कि जो R होता है बेटा वो क्या होता है, रो इंटू क्या होता है, L/A। बट वी हैव टू फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो R2 रो तो कांस्टेंट है, L2 क्या होगा, A2 होगा। तो क्या आएगा बताएं आप, R2 इज इक्वल टू रो, व्हाट इज L2, व्हाट इज L2, 3L1, 3L1, ओके। व्हाट इज A2, A1/3, A1/3। तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 रो L1/A1, नोट करें इसको, ओके। एंड रो L1/A1 हम जानते हैं कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होता है R वो क्या होता है, रो L/A होता है।
R1 लिया था हमने तो L1 और A1 हो जाएगा, तो रो L1 बाई A1 किसके बराबर होगा, R1 के, तो ये हो जाएगा 9R1 हो जाएगा। ठीक है, और R1 क्या दिया हुआ है 5 ओम, तो आपके पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा 9 × 5 यानी कि 45 ओम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये। तो पहला जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है वो किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, ये R = रो × L बाई ए। तो ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ था और इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई ट्वाइस। रेजिस्टेंस निकालने के बाद जो लेंथ है उसके अंदर ट्वाइस का क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें चेंज हो गया है, जो नई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 3L। अगर लेंथ आपकी 3L है तो एरिया क्या हो जाएगा A/3 हो जाएगा। अगर बाई चांस A1 V1 = A2 V2 आपके माइंड में ना आए तो ध्यान रखें कि लेंथ और एरिया आपस में क्या है, यहाँ पर लेंथ ऊपर है नीचे एरिया है। ठीक है, अगर लेंथ में चेंज आपका 3L है तो एरिया क्या होगा A/3 होगा, उसका उल्टा होगा, वैसे याद रख लें आप। लेकिन अच्छा है कि आप फॉर्मूले को ध्यान रखें। किस फॉर्मूले को ध्यान रखें आप, A1 L1 = A2 L2। ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल लेंथ है, लेंथ में चेंज कर दिया गया है तो एरिया निकल जाएगा, अगर एरिया में चेंज कर दिया गया है तो लेंथ निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो आपके लिए कंपलसरी है क्या क्या निकालना, न्यू लेंथ निकालना कंपलसरी है और न्यू एरिया। अगर आपको न्यू लेंथ का पता लग जाएगा, न्यू एरिया का पता लग जाएगा तो यू कैन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो यहाँ से L1 L था, A1 A था, कितना मॉडिफिकेशन किया, L2 हमने कर दिया 3L1, तो और हमने निकाला A2, तो A2 कितना आया आपके पास A1/3, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया R2 निकाल दिया। तो R2 क्या होता है रो × L2/A2, L2 की वैल्यू पुट करें 3L1, A2 की वैल्यू पुट करें A1/3, तो 9 रो L1/A1 यानी कि 9 टाइम्स क्या हो जाएगा R1। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के 9 टाइम हो जाएगा, और जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस गिवन था यहाँ पर वो कितना था 5 ओम, तो ये R2 आपके पास क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा इसी कैटेगरी के ऊपर ये जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, फर्स्ट का A और फर्स्ट का B। तो जो फर्स्ट का B है वो इसी का एक्सटेंशन है, ये इसी के अकॉर्डिंग है, ये सेम न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, तो देखें इसको, और इसको समझने के बाद अब आपको इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए एक मिनट के लिए जो फर्स्ट का B पार्ट है वो क्या कहता है, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से आप इस पार्ट को निकाल पाएंगे। फर्स्ट का जो A अगर आपको समझ में आ गया है तो सेकंड पार्ट आप तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, तो देखें एक मिनट के लिए कि कैसे हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए एक मिनट के लिए स्टेटमेंट पढ़िए आप। ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, L1 L R1 R, स्मॉल r क्या बेटा रेडियस। ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैविंग रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R1 किसके बराबर है R के, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, R दिया हुआ है, इज ट्विस्टेड टू मेक इट्स थिकनेस 3 टाइम्स, उसकी थिकनेस को 3 टाइम चेंज कर दिया गया है। कौन सा पैरामीटर चेंज किया गया, थिकनेस चेंज करने का मतलब किससे है, रेडियस से। रेडियस को 3 टाइम चेंज कर दिया गया है। अगर रेडियस 3 टाइम चेंज कर देंगे तो सीधी सी बात है पहले एरिया चेंज होगा, अगर एरिया चेंज होगा तो लेंथ में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर आपके पास न्यू लेंथ है, अगर आपके पास न्यू एरिया है, देन यू कैन फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखें एक मिनट के लिए, और ओरिजिनल एरिया मैंने क्या मान लिया, A मान लिया। ये सारी की सारी बेटा जो कंडीशंस हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं, ओरिजिनल कंडीशन है। ठीक है, चेंज क्या किया गया देखें एक मिनट के लिए, R2 जो नया रेडियस है, जो थिकनेस है उसकी, उसको 3 टाइम्स कर दिया गया, थिकनेस को 3 टाइम्स कर दिया गया है, तो R2 कितना हो जाएगा आपके पास 3R हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड R2, आपको निकालना न्यू रेजिस्टेंस। ये स्मॉल r2 रेडियस है और कैपिटल R2 क्या है आपके पास रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखें कि ओरिजिनल लेंथ L, ओरिजिनल रेडियस R, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ओरिजिनल एरिया A।
मॉडिफिकेशन क्या किया गया है क्वेश्चन के अंदर कि थिकनेस को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है, रेडियस को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात है कि रेडियस को चेंज होगा तो सबसे पहला जो चेंज होगा वो एरिया में चेंज होगा। देखें इधर, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, बेटा सुन लें, A1 क्या मान लिया A, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है? ओरिजिनल एरिया। तो नया एरिया क्या होगा देखें एक मिनट के लिए, A2 पाई। रेडियस में चेंज कितना किया गया है? 3 टाइम। तो क्या आएगा बताएं आप? पाई 3r का स्क्वायर। तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा बताएं आप? 9 पाई आर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? A1। तो बेटा नया एरिया क्या हो जाएगा? 9 टाइम हो जाएगा किसके? ओरिजिनल की हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका नया एरिया भी आ गया है। A2 क्या हो जाएगा? 9 टाइम किसके? A1 के। समझ में आया बेटा? लेंथ में चेंज अब आपका आ जाएगा। अगर एरिया में चेंज है तो लेंथ में भी चेंज आ जाएगा। कैसे निकालना है बताया था मैंने आपको। V1 इज इक्वल टू क्या रखा था आपने? V2। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ओरिजिनल एरिया A, ओरिजिनल लेंथ L। यू हैव टू फाइंड न्यू लेंथ। आपको इस क्वेश्चन में नई लेंथ निकालनी है। कब? जब नया एरिया 9 टाइम कर दिया गया है, 9 टाइम A1। ठीक है, तो इसको A1 मान लें, इसको L1 मान लें। ओरिजिनल एरिया A1, ओरिजिनल लेंथ L1। A2 नया एरिया कितना हो गया है? जब हम थिकनेस को 3 टाइम्स करते हैं तो नया एरिया जो A2 है कितना हो गया? 9 टाइम्स हो गया A1 के। और निकालना क्या है आपको? L2 निकालना है आपको। यू हैव टू फाइंड न्यू लेंथ। तो A1 से A1 कट जाएगा, तो यहां से अगर आप L2 निकालोगे आप, ठीक है, तो ये L1/9 आ जाएगा। ओके, तो L2 भी आपके पास आ गई है। L2 क्या आ गई आपके पास? L1/9। तो सारे पैरामीटर आपके पास आ गए हैं। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? न्यू रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो एक बार दोबारा देखें इसको। ए वायर ऑफ लेंथ L, ओरिजिनल लेंथ L, ओके, एंड रेडियस R, ओरिजिनल रेडियस R। अगर रेडियस R है तो एरिया क्या होगा? A होगा, जो कि किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके बेटा, इज ट्विस्टेड टू मेक इट्स थिकनेस 3 टाइम्स। उसकी थिकनेस को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। यानी कि R जो हमारे पास था R1, उसके स्थान पर जो नया रेडियस है वो 3R आ गया है। अगर रेडियस 3R आएगा तो सबसे पहला चेंज किस में होगा? एरिया में चेंज होगा। नया एरिया क्या होगा? हम जानते हैं एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। R के स्थान पर 3R पुट करोगे तो 9 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो नया एरिया होगा वो ओरिजिनल एरिया के 9 टाइम्स होगा। तो ये क्या होगा? A2 क्या हो जाएगा? 9 इंटू क्या हो जाएगा? A1। और आपको बताया था मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल में, अगर आपके एरिया में चेंज है तो लेंथ में भी क्या होगा? चेंज होगा। तो लेंथ में चेंज कैसे निकालेंगे? V1 इज इक्वल टू V2, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ओरिजिनल एरिया A1, ओरिजिनल लेंथ L1। नई लेंथ कितनी हो गई है बताएं आप मेरे को, वो आपको निकालना है। उससे पहले A2 का पता है आपको। A2 कितना है बताएं? 9 टाइम्स A1। व्हाट इज A2? 9 टाइम्स A1। तो यहां से हम L2 निकाल लेंगे। तो L2 क्या आ जाएगी आपके पास? L1/9। तो ये L2 भी आपके पास आ गई है। अब आपको क्या निकालना है? R2 निकालना है। ठीक है, पता है आपको फॉर्मूले का। तो यहां से हम इजिली क्या निकाल पाएंगे? R2 निकाल पाएंगे। तो देखें कैसे निकालेंगे R2। हम जानते हैं बेटा कि R2 क्या होता है? रो इंटू L2/A2। रो तो कांस्टेंट है। व्हाट इज L2? L1/9, L1/9। एंड व्हाट इज A2? 9A1। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास? 1/81। 9 9 जा कितना होता है? 81। 1/81 रो L1/A1। एंड रो L1/A1 क्या होता है? रेजिस्टेंस। कौन सा? ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो R2 आपके पास क्या आ जाएगा बताएं आप कि R2 क्या आ जाएगा? R1 क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप R1 को R मानते हो तो जो आपका न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? R/81 ओम।
यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो R2 क्या आ जाएगा, R/81 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स थे, रजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड थे, आपके रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है विद रजिस्टिविटी उसके ऊपर आपके बेस्ड थे ये। तो क्या था इसका रिजल्ट, R=ρL/A। तो यहाँ से हमने पहला न्यूमेरिकल किया, ये जो फर्स्ट के 2 पार्ट है यहाँ से हमने कंप्लीट किए। अब देखें इसका सेकेंड न्यूमेरिकल देखें। ये जो लेक्चर नंबर हम 20 कर रहे हैं इसके अंदर हम करेंगे टॉप 5 न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स के, और टॉप 5 न्यूमेरिकल्स में से हम फर्स्ट कर चुके हैं जो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड था आपका। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके लेंथ में चेंज है तो सीधी सी बात है कि जो एरिया होगा उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर लेंथ में चेंज है, एरिया में चेंज है, तो रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, चेंज होगा। और वही रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड न्यूमेरिकल किस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है, कौन से फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। सेकंड न्यूमेरिकल पे ध्यान दें आप, देखें इधर। The resistance of a platinum wire of platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm। जो रेजिस्टेंस है प्लेटिनम वायर का, ठीक है, और किससे फाइंड आउट किया गया है, और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। जो रेजिस्टेंस है आइस पॉइंट के ऊपर, आइस का मतलब मैं लिखता हूँ इसको 0 डिग्री सेल्सियस। आइस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, R0। R0 का मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और वो गिवन है 5 ओम। तो मैं लिख रहा हूँ R0 है आपके पास 5 ओम। ओके बेटा, ध्यान से नोट करें, आगे पढ़े। एंड एट द स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। रेजिस्टेंस अगर हम बात करें स्टीम की, स्टीम का मतलब कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, और वो है आपके पास 5.23 ओम। ओके, जो प्लेटिनम वायर है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है आइस पॉइंट के ऊपर किससे निकाला गया, थर्मोमीटर से। तो आइस पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम। ये बेटा आइस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, ना कि टेम्परेचर है, ध्यान दें इधर। R का मतलब रेजिस्टेंस और नॉट का मतलब 0 डिग्री। तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट कितना है, 5 ओम। रेजिस्टेंस एट स्टीम, स्टीम का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 5.23 ओम। ओके, आगे देखें आप। ये बेटा फर्स्ट कंडीशन है आपकी, फर्स्ट क्या कहता है आगे, व्हेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ। पहले उसको इंसर्ट किया गया आइस में, फिर इंसर्ट किया गया स्टीम में, और अब हमने क्या किया है कि जो थर्मोमीटर है उसको इंसर्ट किस में किया है, हॉट बाथ में इंसर्ट किया है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम। तो अब की बार जो होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, हॉट बाथ की हम बात करें तो वो कितना है, 5.795 ओम। ये है आपके पास, ठीक है, क्लियर है। क्या निकालना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। जो टेम्परेचर है हॉट बाथ का, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो समझ में आपको स्टेटमेंट आ गई होगी। जब हम थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं आइस पॉइंट पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम ध्यान रखें कि जो रेजिस्टेंस है किसका, प्लेटिनम वायर का, वो कितना है, 5 ओम। जब हम थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, स्टीम पॉइंट के अंदर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो रेजिस्टेंस जो है प्लेटिनम वायर का वो कितना है आपके पास, 5.23 ओम। ओके, उसके बाद हमने स्टीम पॉइंट से निकाल लिया और एक हॉट बाथ में डाल दिया, किसको, थर्मोमीटर को। तो हॉट बाथ में डालने के बाद अब जो रेजिस्टेंस आया प्लेटिनम वायर का वो कितना आया, 5.795 ओम। तो जिस हॉट बाथ के अंदर थर्मोमीटर को इंसर्ट किया गया है उस हॉट बाथ का जो टेम्परेचर है वो आपको निकालना है, क्योंकि सेम वायर है। वायर किसके बताएं आप, प्लेटिनम वायर है। तो सेम मेटल की अगर वायर होगी तो सीधी सी बात है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर डिफरेंट मेटल की वायर होती तो अलग बात थी। सेम मेटल की वायर है, एक ही मेटल की वायर है, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अल्फा क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक बेटा। और अल्फा का फॉर्मूला पता है आपको,
अल्फा का। हमने एक टॉपिक किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, उसका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन था उसके अंदर एक रिजल्ट आपके पास आया था अल्फा इज इक्वल टू क्या था याद हो आपको, आर टी माइनस आर नॉट, और नीचे क्या था आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ओके, आर टी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, जो कि ज्यादा है किससे, आर नॉट से। व्हाट इज आर नॉट, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर वही आर नॉट है, और ये टी क्या है, ये वाला टी है ये, और ये टी नॉट क्या है, ये वाला टी नॉट है आपके पास। ठीक है, तो पहली कंडीशन की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो आर टी कौन सा होगा, ये आर टी होगा, तो दिस बिहेव्स लाइक आर टी। ठीक है, आर टी आपका ये होगा, आर नॉट वही होगा 5 ओम, आर नॉट वही 5 ओम होगा। टी कितना है, टी स्टीम पॉइंट, ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, टी कितना है 100, तो टी 100 होगा, और टी नॉट कितना होगा 0। ये बेटा ध्यान रखें, ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर टी का मतलब है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर टी है वो स्टीम पॉइंट का है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है स्टीम पॉइंट का आइस पॉइंट के साथ। तो ये स्टीम पॉइंट के लिए, ये आइस पॉइंट के लिए, ये स्टीम पॉइंट के लिए, ये आइस पॉइंट के लिए। और सेकंड केस में क्या कहता है, सेकंड केस में अल्फा क्या होगा बताएं आप, आर एच, रेजिस्टेंस किसका, हॉट बाथ। ठीक है, जब हम हॉट बाथ में किसको करते हैं इंसर्ट, थर्मोमीटर को, जब हम हॉट बाथ के अंदर थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम प्लेटिनम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या मान लिया हमने, आर एच मान लिया। ठीक है, माइनस आर नोट, आर नोट तो दोनों में सेम रहेगा। एक बार कंपैरिजन किया, सुन लीजिए, एक बार कंपैरिजन किया गया है आइस पॉइंट का स्टीम पॉइंट से, और एक बार कंपैरिजन किया गया है आइस का हॉट बाथ से। ध्यान रखिए आप, तो यहाँ पर दो अलग अलग कंपैरिजन किए गए हैं, किसका, आइस पॉइंट का कंपैरिजन किया गया है स्टीम पॉइंट से, और किसका, आइस पॉइंट का कंपैरिजन किससे किया गया है, हॉट बाथ से किया गया। ठीक है, तो एक रिलेशन तो आएगी आइस पॉइंट और स्टीम के बीच में, और एक आएगी आइस पॉइंट और हॉट बाथ के बीच में। ठीक है, ध्यान रखें आप। तो आर एच माइनस आर नॉट, दोबारा से वही आएगा आर नॉट। ठीक है, और ये टी एच, टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ, जो कि निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ। तो टी एच माइनस क्या होगा, टी नॉट। ओके बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड। ध्यान रखें कि क्योंकि सेम मेटल की वायर है तो दोनों केसेस में अल्फा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वलाइज करें आप। ठीक है बेटा, इस न्यूमेरिकल को एक बार दोबारा सुने, जो मैंने बताया उस वीडियो को दोबारा सुने आप। ठीक है, अगर कहीं भी आपको डाउट है तो वीडियो को आप रिवाइंड करें, दोबारा देखें आप। अल्फा क्योंकि अल्फा आपका सेम रहेगा, अल्फा इन दोनों इक्वेशनों में सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, क्योंकि एक ही वायर है और उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो दोनों इक्वेशंस को आप इक्वलाइज करें, और दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करने के बाद आपको क्या निकालना है, टीएच निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ। फिर ध्यान रखें, फिर ध्यान दें आप, पहली इक्वेशन में कंपैरिजन किया गया है स्टीम पॉइंट का आइस पॉइंट के साथ। ओके, और सेकंड इक्वेशन में कंपैरिजन किया गया है हॉट बाथ का आइस पॉइंट के साथ। ठीक है, क्योंकि आइस तो सबसे लो है तो हम कंपैरिजन करते हैं हाई का लो के साथ। तो पहले केस में हाई स्टीम पॉइंट है, लो क्या है, आइस पॉइंट। सेकंड केस में हाई क्या है, आपका हॉट बाथ है, और सेकंड जो लो है वो क्या आपके पास आइस पॉइंट है। तो दोनों केसेस में अल्फा सेम रहेगा, तो दोनों को इक्वलाइज करें और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टी एच, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ हम यहां से निकाल सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि जो लेक्चर नंबर 20 चला हुआ है, इस लेक्चर नंबर 20 के अंदर मैं लेके आया हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। 2 हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं ब्रेक से पहले, और ब्रेक के बाद मैं 2 और न्यूमेरिकल्स आपके पास लेके आया हूँ। कौन कौन से वो 2 न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप नोट डाउन करें, देखें 1 मिनट के लिए। आपके पास बेटा एक नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्किट का नेटवर्क दिया हुआ है, और इस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट रेजिस्टेंस हमने लगाए हुए हैं। ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का है, 1 ओम है, 12 ओम और 6 ओम। ध्यान रखें कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर फोकस करें।
यहाँ पर आप 3 से 4 मिनट लगाएं, क्वेश्चन को समझने में टाइम लगाएं, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप। तो एक नेटवर्क दिया हुआ है आपके पास, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये नेटवर्क आपको दिया हुआ है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 4 और 4 ओम के हैं, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 है और ये भी क्या है 6 ओम है आपके पास। और एक चीज़ और है, यहाँ पर एक सेल लगाया हुआ है और इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो ईएमएफ है वो कितना है 16 वोल्ट है। और ये इसका कौन सा रेजिस्टेंस है इंटरनल, ये सारे कौन से रेजिस्टेंस हैं एक्सटर्नल, लेकिन ये कौन सा रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल का खुद का रेजिस्टेंस है ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये। आपको क्या क्या निकालना है, इस पूरे नेटवर्क में क्या क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 मिनट के लिए, सबसे पहले आपको निकालना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ओके, क्रॉसपोर्डिंग करंट निकालना है। अगर टोटल रेजिस्टेंस का आपको पता है तो यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हो, तो जो आई करंट है वो भी आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, समझ रहे हो स्टेटमेंट को। उसके बाद देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस सर्किट में आप देख पा रहे हो, इस नेटवर्क में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 4 करंट हैं, I1, I2, I3 और I4। I1 फ्लो कर रहा है इस 4 ओम के अक्रॉस, I2 फ्लो कर रहा है इस 4 ओम के अक्रॉस, I3 फ्लो कर रहा है 12 ओम के अक्रॉस, I4 फ्लो कर रहा है 6 ओम के अक्रॉस। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग करंट हैं, ये भी आपको फाइंड आउट करने हैं कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इनकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि आपको निकालना है I1, I2, I3 और I4। ओके बेटा, फाइनली क्या निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इस नेटवर्क के करॉस्पॉन्डिंग कितनी वोल्टेज होगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी निकालना है। बी और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना है, और सी और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी आपको निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और क्या क्या आपको निकालना है वो भी आपको पता लग गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, तो नोट करें। सबसे पहले देखें आप, सबसे पहले बेटा आपको इनको नाम देना पड़ेगा। इसको आप R1 का नाम दे सकते हैं, इसको R2 का नाम दे सकते हैं, ये आपके पास R3 है, R3 आप इसी को मान लें क्योंकि ये I3 है तो R3 मान लें इसको, ये R4, ठीक है, इसको आप R5 मान लें और इसको R6 मान लें। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस का नाम देना पड़ेगा, बेशक इंटरनल हो या कोई भी हो, नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, एज R1 एंड R2 बोथ आर इन पैरेलल, क्योंकि R1 और R2 दोनों पैरेलल में हैं, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा मान लीजिए वो 1/R डैश है। क्या मान लिया, 1/R डैश। दोनों आपस में पैरेलल में, सोल्व कर लेंगे आप 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 2/4, और 2/4 की बात करें तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे R डैश तो R डैश आपके पास आ जाएगा 2 ओम। ओके, सीधी सी बात है कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस सिर्फ इस नेटवर्क का, ए बी नेटवर्क का, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी का, वो अच्छा रहेगा R डैश की बजाय, रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ए बी। तो ए बी नेटवर्क जो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो है ए बी नेटवर्क का वो कितना आया आपके पास 2 ओम आया। ठीक है, आप इसको नोट करें आप। ओके बेटा, यानी कि पहले नेटवर्क में, पहला जो नेटवर्क है आपका, उसमें 2 रेजिस्टेंस है 4 ओम और 4 ओम, और आप सभी को पता है, देख पा रहे हो आप कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। अगर दोनों आपस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो कैसे निकालते हैं, 1/4 प्लस 1/4 2/4, यानी कि 1/2, लेकिन निकालना हमें क्या है R, तो 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा 2, तो रेजिस्टेंस जो होगा ए बी नेटवर्क का वो कितना होगा 2 ओम होगा। ओके बेटा, आगे चलें आप। B से C, रेजिस्टेंस जो है B से लेकर C का वो गिवन है, कितना है 1 ओम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ही है, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं कैलकुलेशन की। तो B से लेकर C सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है 1 ओम का। C से D की बात करें तो फिर आपस में है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है 1/R होता है, किसके बीच में है, C और D के बीच में। तो कैसे निकालेंगे, 1/12 प्लस 1/6, आपस में पैरेलल में है ये,
1/12 प्लस 1 से कितना एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3/12, ठीक है, 1/4। लेकिन इसका रिवर्स करेंगे तो जो RCD आएगा वो कितना आएगा, 4 ओम आएगा। तो तीनों रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हो, ठीक है। जो नेटवर्क आपके पास CD है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। तो ये मेरे ख्याल से आपका रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट नेटवर्क का वो 2 ओम है, बीच वाले नेटवर्क का रेजिस्टेंस 1 ओम है, और लास्ट जो नेटवर्क है CD वो कितना है, 4 ओम है। अब देखें ये तीनों नेटवर्क आपस में क्या है, सीरीज में, ये और ये तीनों आपके सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस आपका A से लेकर D तक, ध्यान रखें आप, A से लेकर D तक रेजिस्टेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्यों, क्योंकि तीनों किसमें, सीरीज में है। तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 + 4। तो 2 + 1 + 4 कितना आ जाएगा बताएं आप, ये आपके पास 7 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 ओम। और आपको पता है कि जब हम सर्किट में सेल लगाते हैं, जब हम सर्किट में क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं सेल, तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों किस में आते हैं, सीरीज में आते हैं। इस पूरे नेटवर्क का कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर D तक, A से लेकर D तक का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 7 ओम। लेकिन इस 7 ओम के साथ ये भी तो सीरीज में है, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पूरे नेटवर्क का, कंबाइंड नेटवर्क का, होल नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 7 तो इसका है, इन तीनों का 7 है प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा आपके पास। तो पहला आंसर आपके पास आ चुका है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, 8 ओम आएगा, ठीक है। अब क्रॉसपोंडिंग करंट निकालना है आपको। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ गया है तो क्रॉसपोंडिंग क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे करंट, देखें आप, I इक्विवेलेंट, V = क्या होता है, IR, तो पता है सभी को, V = IR, तो I क्या होगा, V/R। यहाँ पर तो E है तो E/R हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें आप। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मिनट के लिए, I = V/R, लेकिन यहाँ पर सेल है तो क्या आएगा, E आएगा, और E/ क्या होगा, R + R। पता है आपको जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, E/R + R। E कितना है, E आपके पास 16, E कितना है, 16। और कैपिटल R बताइए कौन सा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल, और स्मॉल r कौन सा है, इंटरनल। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस था, 7 ओम, और ये R कितना है, 1 ओम। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको I = V/R नहीं करना है। एक्चुअल में क्या होगा, I = क्या होता है, E/R + R होता है। R तो नेटवर्क है कौन सा, ये कौन से रेजिस्टेंस का, एक्सटर्नल का। तो R कितना है, 7, और स्मॉल r कितना है, 1। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपके पास करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। ओके, तो ये सेकंड आपके पास आ गया है कि जो इक्विवेलेंट करंट है, पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट करंट है वो आपके पास 2 एम्पियर है। ओके बेटा, तो सेकंड चीज आपके पास निकल के आई है कि जो करंट है पूरे नेटवर्क का I इक्विवेलेंट वो आपके पास कितना है, 2 एम्पियर। ओके बेटा, अब देखिए, अब आपको I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, I4 निकालना है। ये चारों करंट और निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मिनट के लिए। यहां से कितना करंट गया, देखिए यहां से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा था, यहां से कितना करंट गया, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ओके बेटा, ये 2 एम्पियर करंट गया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट जाएगा अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ओके, ये जो 2 एम्पियर करंट है ये जाएगा I1 के क्रॉसपोंडिंग और I2 के क्रॉसपोंडिंग, यानी कि ये जाएगा अपवर्ड भी और ये जाएगा डाउनवर्ड भी। कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका सेम है, ये भी 4 ओम है और ये भी क्या है, 4 ओम, तो ये जो करंट है वो आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बताएं मेरे को आप कि कितना करंट एंटर कर रहा है, बताएं आप, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, तो 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर जाएगा R1 के अक्रॉस और 1 एम्पियर जाएगा R2 के अक्रॉस। दोनों में सेम क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सीधी सी बात है कि जो I1 होगा वो 1 एम्पियर होगा और I2 भी कितना होगा आपके पास, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो I1 और I2 मैंने निकाल दिया यहाँ पर कि I1 होगा 1 एम्पियर और जो I2 होगा वो भी कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अब आगे देखें आप,
ये 1 एम्पियर था, ये 1 एम्पियर था, लेकिन आई की वैल्यू पता है आपको कितनी, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, जो आई है उसकी वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। वैसे भी ये 1 है और ये 1 है, यहाँ पे आगे वापस कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ये 2 एम्पियर फिर जाएगा यहाँ पर और फिर यहाँ पे जाएगा, ये जो 2 एम्पियर करंट है फिर जाएगा यहाँ पर और फिर यहाँ पे जाएगा, दोनों जगह डिवाइड होगा, लेकिन अब की बार इक्वल डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस आपके अलग अलग हैं। तो कैसे निकालें हम, कैसे निकालें हम इस नेटवर्क में कि I3 कैसे निकालें और I4 कैसे निकालें? तो करंट निकालने के लिए जरूरत किस चीज की होती है बताएं आप मेरे को। अगर आपको करंट निकालना है, इस नेटवर्क में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस पूरे नेटवर्क में जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो कर रहा है 2 एम्पियर। ध्यान रखें, इस पूरे एम्पियर में इस पूरे नेटवर्क में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, लेकिन R3 के अक्रॉस कितना जाएगा और R4 के अक्रॉस कितना जाएगा वो देखने की बात है। तो सबसे पहले हमें अगर करंट निकालना है R3 के अक्रॉस और R4 के अक्रॉस, तो इस पूरे नेटवर्क की जो वोल्टेज है वो पता करनी पड़ेगी हमें। कैसे पता करेंगे बताएं आप मेरे को। C से लेकर D कितना रेजिस्टेंस है बताएं आप मेरे को। C से लेकर D तक का जो रेजिस्टेंस है, C से लेकर D लिखा हुआ 4 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इस पूरे नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम। इस पूरे नेटवर्क में कितना करंट जा रहा है, इस पूरे बेटा मैं I3 और I4 की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे नेटवर्क में कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर करंट जा रहा है इसके अंदर। I कितना है 2 एम्पियर। तो V कैसे निकालते हैं, V IR, I कितना है 2 और R कितना है 8, तो 8 वोल्ट। तो C से लेकर D तक की वोल्टेज भी आ गई है आपके पास, C से लेकर D तक की क्या आ गई है वोल्टेज, कितनी आ गई है 8 वोल्ट। मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे साथ साथ 8 वोल्ट आ गई है, ठीक है। यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ गया 8 वोल्ट आ गया। दोबारा देखें बेटा, दोबारा देखें 1 मिनट के लिए। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्लियर है आपको, कितना है 8 ओम, ओके। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्लियर है, तो पूरे सर्किट का जो करंट है कितना है 2 एम्पियर, वो भी क्लियर है आपको, वो भी समझ में आ गया आपको। अब आपको निकालना है I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, I4 कितना है। तो ये जो करंट है 2 एम्पियर जब जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर दोनों करंट आपके इक्वल डिवाइड होंगे। 2 एम्पियर जो करंट है आपका वो अपर पार्ट पे और लोअर पार्ट पे इक्वल डिवाइड होगा, 1-1 होगा। क्यों होगा 1-1? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, ये भी 4 है ये भी 4 है, इसलिए करंट आपका इक्वली डिवाइड होगा। तो I1 भी 1 आएगा और I2 भी 1 आएगा, ठीक है। दिक्कत किसकी है कि I3 कैसे निकालें और I4 कैसे निकालें। तो ये दोनों करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस पूरे नेटवर्क की वोल्टेज पता करनी पड़ेगी, अलग से निकालनी पड़ेगी। इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। इस पूरे नेटवर्क में जो करंट एंटर कर रहा है वो कितना करंट एंटर कर रहा है 2 एम्पियर। तो क्या हो जाएगी वोल्टेज 8 वोल्ट, यानी कि सिर्फ इस नेटवर्क की वोल्टेज 8 वोल्ट है। पूरे नेटवर्क की तो 16 है, लेकिन इसकी कितनी आ जाएगी आपके पास 8 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। अब आप आसानी से I3 निकाल सकते हो, आसानी से I4 निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे देखिए आप। I3, I क्या होता है बताएं आप, V/R। व्हाट इज I? V/R। लेकिन R कौन सा है R3। कितनी वोल्टेज आई थी बताएं आप 8 वोल्ट। इस पूरे नेटवर्क की जो वोल्टेज आई थी कितनी आई थी 8 वोल्ट। तो 8, व्हाट इज R3 12, 8/12, 4 से चला जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 एम्पियर। तो I3 आपके पास कितना आ जाएगा, I3 आपके पास 2/3 एम्पियर, ओके। सिमिलरली अब आप बता सकते हैं इजली कि I4 क्या आएगा बताएं आप। व्हाट इज I4 बोल रहे हैं आप साहब। I4, I क्या होता है बताएं आप V/R। व्हाट इज I? V/R। V तो वही है, कितना है 8 और ये कितना है 6, तो ये आपका 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका I3 भी आ जाएगा और I4 भी आ जाएगा। ध्यान रखें जब रेजिस्टेंस आपके सेम हो तो करंट आपके इक्वली डिवाइड होंगे, लेकिन जब रेजिस्टेंस आपके डिफरेंट हो तो करंट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे करंट, पता है आपको करंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल करंट जो एंटर कर रहा है उसका पता लगाएंगे, टोटल वोल्टेज निकालेंगे। तो इस नेटवर्क की वोल्टेज आने के बाद I3 आप निकाल पाओगे। I क्या होता है V/R। तो V कितना है यहाँ पर 8, R कितना है 12, V कितना है 8, R कितना है 6, तो यहाँ से आपका 4/3 आ जाएगा। तो जो I4 है आपके पास वो कितना आ जाएगा 4/3 एम्पियर, ओके।
और बेटा फाइनली क्या निकालना है आपको बताएं, फाइनली इस नेटवर्क में आपको और क्या निकालना है बताएं आप मेरे को। VAB निकालना है, VBC निकालना है, VCD निकालना है, यानी कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, इसको निकालना है। B से लेकर C कितना होगा वो निकालना है। C से D आप निकाल सके हो कितना है 8 वोल्ट है। तो बताएं आप इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस किसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस। AB के अक्रॉस कितना करंट है बताएं आप 2 एम्पियर। AB का रेजिस्टेंस कितना है, AB का रेजिस्टेंस 2 ओम। तो वोल्टेज क्या होगी IR, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट। ओके बेटा, तो AB के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी 4 वोल्ट। वोल्टेज निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, करंट की और रेजिस्टेंस की। तो इस नेटवर्क में कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर, और इस नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं पहले ही, कितना है आपके पास 2 ओम। तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब CD बताएं आप मेरे को, CD क्या होगा बताएं। वोल्टेज अक्रॉस CD, वोल्टेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, करंट की और रेजिस्टेंस की। कितना करंट जा रहा है यहाँ पर 2 एम्पियर। B से लेकर C के बीच में कितना करंट है 2 एम्पियर। कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ये वोल्टेज कितनी आ जाएगी आपके पास, BC आ जाएगी 2 वोल्ट आपके पास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये। यहाँ पर हमने क्या निकाला, टोटल रेजिस्टेंस निकाला हमने, टोटल करंट निकाला हमने, डिफरेंट जो करंट्स थे उनकी वैल्यू निकाली हमने, और डिफरेंट वोल्टेज निकाली हमने AB के अक्रॉस, BC के अक्रॉस और CD के अक्रॉस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल नंबर 3 था ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत है तो दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा इसको देखें। अब देखें न्यूमेरिकल नंबर 4। फोर्थ न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ भी आप जैसे आपने 3rd किया है थोड़ा सा उसी पैटर्न के ऊपर बेस दइए। ठीक है, तो ध्यान दें इसको न्यूमेरिकल को भी आप तब तक नोट करें जब तक मैं ये बाकी चीज़ें इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप इस न्यूमेरिकल को जो इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें। देखें 1 मिनट के लिए, ये आपके पास एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल जो लगाया हुआ है यहाँ पर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 36 वोल्ट है। लेकिन ध्यान रखें कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में था, लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दिया हुआ है। ये दोनों आपके सीरीज में है, ये दोनों आपके सीरीज में आपस में क्या है, ये पैरेलल में है। तो क्या क्या आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क। पूरे नेटवर्क का आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, दूसरा करंट निकालना है आपको इस पूरे नेटवर्क का। रेजिस्टेंस भी निकाल लोगे, करंट भी निकाल लोगे, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन देखें आप इसका, फोर्थ का। R1 एंड R2 बोथ आर इन सीरीज, तो मैंने इसको लिख लिया R डैश से। तो R डैश क्या होगा बेटा बताएं आप, R1 प्लस क्या होगा R2, यानी कि 3 + 6 कितना आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा। ओके, सिमिलरली 6 और 3 जो लोअर नेटवर्क है वो जो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी किस में है, सीरीज में। अपर पार्ट के जो रेजिस्टेंस हैं वो भी सीरीज में है, लोअर पार्ट के जो रेजिस्टेंस हैं वो भी किस में है, सीरीज में। उसको मैंने लिख लिया R डबल डैश, क्या आ जाएगा R3 प्लस क्या आ जाएगा R4, 6 + 3 ये भी क्या आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा। ओके, अब ये आपस में क्या है, पैरेलल में। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, लेकिन आपस में ये क्या है, पैरेलल में। तो बेटा क्या होगा बताएं आप, 1/R मान लिया उसको मैंने। ठीक है, जो इसका जो टोटल कॉम्बिनेशन है उसको क्या मान लिया 1/R। तो 1/R क्या होगा बताएं आप, 1/9 प्लस 1/9, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो कितना आ जाएगा 2/9। अगर 1/R 2/9 है तो R आपके पास क्या आ जाएगा 9/2 ओम आ जाएगा। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आपके पास निकल के आया है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस पूरे नेटवर्क का, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 9/2 ओम है। ओके बेटा, यहाँ पर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इंटरनल नहीं होगा तो ये आपका यही काउंट होगा आपका 9/2 ओम।
ठीक है बेटा। सेकंड क्या निकालना है बताएं आप मेरे को, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो आप सेकंड हमें क्या निकालना है देखें, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट करंट, और आपको पता है कि I क्या होता है बताएं आप, E अपॉन R प्लस R। व्हाट इज E? 36 वोल्ट। व्हाट इज कैपिटल R? 9/2। स्मॉल r तो है नहीं यहाँ पर, तो 9 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो आपके पास जो सेकंड आंसर आएगा कि 4 2 जा 8 एम्पियर। तो बेटा जो करंट होगा इक्विवेलेंट वो कितना होगा 8 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं। एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9/2 ओम, और दूसरा इक्विवेलेंट करंट कितना है 8 एम्पियर है। ओके, अब देखिए आगे लास्ट देखें इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में। जान दें आप कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच में। ठीक है, ये देखें आप, तो करंट जो यहां से निकल के आ रहा है वो कितना करंट आ रहा है 8 एम्पियर करंट आ रहा है। कितना करंट आ रहा है बेटा 8 एम्पियर। अगर आप देख पा रहे हो तो पूरे रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ दें और करंट निकालें तो कितना करंट आ रहा है 8 एम्पियर। 8 एम्पियर आपका यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। और मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर अपर नेटवर्क का और लोअर नेटवर्क का रेजिस्टेंस सेम है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर अपर पार्ट का और लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। तो ये देखें आप डायग्राम के अंदर कि क्या अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों का रेजिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? सेम है। 6 और 3 9, 6 और 3 9। अगर दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट आपका इक्वली क्या होगा डिवाइड होगा, यानी कि 8 एम्पियर में से 4 एम्पियर तो यहां जाएगा और 4 एम्पियर यहां जाएगा। बट यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको वोल्टेज निकालनी है ए और बी के बीच में, तो पहली वोल्टेज निकालेंगे अपर नेटवर्क की। ठीक है बेटा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज ऑफ द अपर नेटवर्क। तो अपर नेटवर्क की वोल्टेज कैसे निकालते हैं बताइए? वी क्या होता है IR। कितना करंट फ्लो कर रहा है अप टू ए, सिर्फ ए तक का निकालना है क्योंकि हमें निकालना ए और बी के बीच में। कितना करंट फ्लो कर रहा है अप टू ए 4 एम्पियर। अप टू ए करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। अप टू ए पॉइंट तक कितना रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो 4 × 3 तो कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। तो V1 आपके पास आ जाएगा 12 वोल्ट। ओके, ध्यान रखें कि हमें जो ये पैरामीटर निकालने हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो ए और बी के बीच में निकालना है। तो जितने भी हम रिजल्ट लेंगे वो ए और बी से पहले लेंगे, उसके बाद हम नहीं लेंगे। अब आ जाए लोअर नेटवर्क पे आ जाए। लोअर नेटवर्क को मैं लिखता हूँ V2 से, और फॉर्मूला वही होता है V = क्या होता है IR। अब ये बताएं कि लोअर नेटवर्क में कितना करंट फ्लो कर रहा है अप टू B पॉइंट 4 एम्पियर। ओके बेटा, अप टू B पॉइंट कितना रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो कितना आ जाएगा 24 वोल्ट। तो V2 आपके पास क्या आ जाएगा 24 वोल्ट। तो ये बताएं कि किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, V1 का या V2 का? V2 का ज्यादा है, यानी कि B पॉइंट का जो पोटेंशियल है B पॉइंट का वो ज्यादा है किससे? A से। तो B पॉइंट बिहेव्स लाइक ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, और A पॉइंट क्या होगा एज ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखें। पोटेंशियल डिफरेंस आप जब भी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? हायर माइनस क्या होते हैं? लोअर निकालते हैं। ये लोअर कैसे है? A पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना है 12 वोल्ट। B के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना है आपके पास 24 वोल्ट। तो सीधी सी बात है कि B का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है किससे? A से। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपके पास? V2 - V1, यानी कि 24 - 12, तो कितना आंसर आएगा 12 वोल्ट। ओके बेटा, तो ये चीजें आपको निकालनी थी। क्या क्या निकालना था आपको? R इक्विवेलेंट, इस पूरे नेटवर्क का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो निकालना था आपको। दूसरा आपको क्या निकालना था? इक्विवेलेंट करंट निकालना था। और फाइनली आपको क्या निकालना था? पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? A और B के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देखें क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखें कि वोल्टेज निकालने के लिए रिक्वायरमेंट होती है करंट की और रेजिस्टेंस की, क्योंकि करंट आपका 8 एम्पियर है
8 एम्पियर आपका दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि अपर पार्ट और लोअर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, इसलिए करंट आपका इक्वली क्या होगा, डिवाइड होगा। करंट का पता हो, रेजिस्टेंस का पता हो तो आप अपर पार्ट में क्या निकाल लोगे, वोल्टेज निकाल लोगे। करंट का पता है और रेजिस्टेंस का पता है तो लोअर पार्ट में क्या निकाल लोगे, वोल्टेज निकाल लोगे। और दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपके ये जो 2 न्यूमेरिकल मैंने किए हैं ब्रेक के बाद, ये भी काफ़ी आपको अच्छे लगे होंगे, आपने इनको नोट कर लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था ये, सेकंड न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर। और जल्दी ही मिलता हूँ मैं, लास्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो लास्ट न्यूमेरिकल है, जो 5th न्यूमेरिकल है वो लेके आऊँगा मैं आपके पास। तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन फॉर द लास्ट न्यूमेरिकल। हम इससे पहले 4 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो ये जो लेक्चर नंबर 20 है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए है। और इसके अंदर मैं 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके पास लेके आया हूँ और 4 हम कर चुके हैं। आखिरी न्यूमेरिकल क्या कहता है, आप इसको ध्यान से सुने। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इस न्यूमेरिकल को बेटा आप ऑब्जर्व करें, नोट करें। सबसे पहले इसको जो लिखी हुई स्टेटमेंट आप उसको समझें और स्टेटमेंट को अपनी नोटबुक में आप नोट करें। देखें क्या कहता है ये न्यूमेरिकल। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन जो 4 सेल्स इन सीरीज। ये जो ग्राफ है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में है, ठीक है। ये जो ग्राफिकल वेरिएशन है किसके बीच में बेटा, V और I के बीच में है, ओके। कितने सेल्स के क्रॉसपोंडिंग है, 4 सेल्स के क्रॉसपोंडिंग लिखा हुआ है। अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन जो 4 सेल्स इन सीरीज, 4 सेल हमने सीरीज में लगाए हैं। तो 4 सेल्स के क्रॉसपोंडिंग ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, किसके बीच में, V और I के बीच में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। यू हैव टू कैलकुलेट EMF ऑफ ईच सेल। प्रत्येक सेल का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप सभी को पता है कि जब हम सेल्स को लगाते हैं सीरीज में, जब हम सेल्स को सीरीज में लगाते हैं तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, NE। E प्लस E 2E प्लस 3E प्लस 4E। अगर n टाइम्स है तो NE हो जाएगा। यहाँ पर 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स है तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 4E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4E। लेकिन आपको एक का निकालना है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 4 सेल्स का है, लेकिन निकालना किसका है, आपको एक का निकालना है। अब देखें इधर इस डायग्राम में जो वोल्टेज है वो 5.6 भी दिया हुआ है और 2.8 भी दिया हुआ है। और भी होंगे वोल्टेज तो यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, करंट यहाँ भी होंगे, करंट यहाँ भी होंगे। लेकिन जहां पर ग्राफ प्लॉट किया गया है, सुन लीजिए, जिस करंट के क्रॉसपोंडिंग, जिस वोल्टेज के क्रॉसपोंडिंग ग्राफ प्लॉट किया गया है, सिर्फ वही हम कंसीडर करेंगे। उसके अलावा कोई भी वोल्टेज, कोई भी करंट हम कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान रखें, बेशक यहाँ पर गिवन हो या ना गिवन हो, आपको ना तो वो करंट लेना है ना वो वोल्टेज आपको लेनी है। जिस करंट के क्रॉसपोंडिंग, जिस वोल्टेज के क्रॉसपोंडिंग ग्राफिकल वेरिएशन है, जो ग्राफ प्लॉट कर रखा है, सिर्फ वही आपको लेने हैं, बाकी आपको नहीं लेने हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे तो 4 सेल्स हैं, तो 4 सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5.6 भी है और 2.8 भी है। लेकिन अगर आप देखें तो मैक्सिमम चार्ज कहां पर हो रहा है, 2 एम्पियर पे। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम सेल चार्ज हो रहे हैं वो 2 एम्पियर पर हो रहे हैं, यानी कि 2 एम्पियर के बाद वो कोई भी करंट नहीं लेगा। अगर आपको याद हो, एक रिजल्ट हमारे पास होता है V = E - IR। अगर 2 एम्पियर के बाद कोई करंट नहीं ले रहा है, यानी कि मैक्सिमम चार्ज हो गया है, तो अब करंट क्या होगा, 0 होगा। अब अगर करंट 0 हो जाएगा तो यहां पर अगर I 0 हो जाएगा तो V जो है वो E की तरह बिहेव करेगा, ओके। ध्यान रखें, इस ग्राफ के अंदर वेरिएशन है 1 एम्पियर पे और 2 एम्पियर पे, लेकिन 2 एम्पियर के बाद कोई भी करंट यहां पर शो नहीं कर रखा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट वो ले चुका है पहले, अब और कोई करंट वो नहीं ले रहा है, यानी कि मैक्सिमम वो चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम उसने वोल्टेज को स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब वो करंट आपका नहीं ले रहा है, इसका मतलब वहां पर करंट आपका काउंट नहीं होगा। अगर करंट नहीं होगा तो V
जो V है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, वो बिहेव करेगी किसकी तरह, E की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, कितने सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं, तो 4 सेल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना होगा, 4E। अगर एक सेल की वोल्टेज E है तो 4 सेल कितनी हो जाएगी, 4E हो जाएगी। और 4 सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 5.6 है। ये काउंट नहीं करेंगे हम, ये काउंट करेंगे हम। ठीक है, क्यों, यहां पर करंट आपका और करंट तो लेगा नहीं, यहां पर करंट आपका 0 कंसीडर होगा। अगर यहां पर करंट आपका 0 कंसीडर होगा तो ये जो आपकी वोल्टेज है वो बिहेव करेगी किसकी तरह, E की तरह। और आपको क्या निकालना है, EMF ऑफ ईच सेल। तो 4 सेल्स का जो कंबाइंड EMF होगा वो कितना होगा, 4E होगा। 4E किसके बराबर है, 5.6 वोल्ट के। ठीक है बेटा, एक सेल का EMF E, तो 4 सेल का 4E हो जाएगा, 4E हो जाएगा। ठीक है, इफ वन सेल हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E, देन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू 4 सेल्स क्या हो जाएगा, 4E, क्या हो जाएगा, 5.6 वोल्ट। तो EMF ऑफ ईच सेल, तो प्रत्येक सेल का जो EMF होगा वो क्या होगा, 5.6/4 यानी कि 1.4 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो पहला आंसर आपके पास आ जाएगा, पहला आंसर कि जो EMF है बेटा किसका, ईच सेल का, वो कितना होगा, 1.4 वोल्ट होगा। ओके, आगे देखें आप, अगर हम 2.8 की बात करें तो 2.8 पे अगर हम डायग्राम देख पा रहे हैं तो 2.8 के ऊपर मैक्सिमम चार्ज नहीं है, यानी कि जब करंट 1 एम्पियर है तो मैक्सिमम चार्ज नहीं है। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। ओके, क्या होता है V, E माइनस IR। जब करंट 1 एम्पियर है, जब करंट कितना है, 1 एम्पियर है, तो 4 सेल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V काउंट होगा, ना कि E काउंट होगा। यहां पर तो करंट आपका आगे था नहीं, करंट आपका 0 था। यहां पर देखिए डायग्राम में दिखा रखा है 2 एम्पियर, लेकिन उसके बाद कोई भी करंट वो नहीं ले रहा है, यानी कि 2 एम्पियर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज हो गया है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस करंट के करस्पॉन्डिंग, इस करंट के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बिहेव करेगा किसकी तरह, E की तरह, जो कि कितना आंसर आया आपके पास, 1.4 आंसर आया। लेकिन जब करंट 1 एम्पियर था, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब करंट 1 एम्पियर था, तो उसमें क्या होगा बताएं आप, करंट को वो ले रहा है। अगर वो करंट को ले रहा है तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V काउंट होगा, ना कि E काउंट होगा आपका। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बताएं कि 4 सेल्स का जो EMF है वो 4E होगा, वो किसके बराबर है, 2.8 वोल्ट के बराबर है। 4 सेल का जो EMF है वो कितना था, 5.6, लेकिन यहां पर किसके बराबर है, 2.8 के। तो EMF ऑफ ईच सेल क्या होगा, 2.8/4 यानी कि 0.7 वोल्ट। लेकिन ये जो 0.7 वोल्ट है ये कब है, जब करंट वो ले रहा है, कितना करंट ले रहा है, 1 एम्पियर। तो दिस E बिहेव्स लाइक V, तो ये जो E होगा वो क्या करेगा, V की तरह बिहेव करेगा। तो आपके पास जो V आएगा वो कितना आएगा, 0.7 वोल्ट आएगा। ओके, What is E? 1.4 वोल्ट। What is V? 0.7 वोल्ट। और वैसे भी आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। और इस इक्वेशन के अनुसार E डोमिनेट करता है V के ऊपर। E किससे बड़ा होता है, V से बड़ा होता है। तो ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लें इस चीज को। ठीक है, अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से 2 वोल्टेज आएंगी, यहां से 2 वोल्टेज आएंगी, एक तो 1 करंट के क्रॉसपोर्डिंग, एक 2 के क्रॉसपोर्डिंग। 1 के क्रॉसपोर्डिंग जो वोल्टेज आएगी वो तो कितनी आएगी, 0.7, और 2 के क्रॉसपोर्डिंग कितनी वोल्टेज आएगी, 1.4 वोल्ट आएगी। तो 1.4 वोल्ट बिहेव्स लाइक E एंड 0.7 वोल्ट बिहेव्स लाइक V। ओके, तो सबसे पहला जो बेटा आपका क्वेश्चन था वो क्या था, यू हैव टू फाइंड EMF ऑफ ईच सेल। तो प्रत्येक सेल का क्या निकालना था आपको, EMF निकालना था। तो प्रत्येक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारे पास, 1.4 वोल्ट आ गया। ओके, अब देखिए सेकंड क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। प्रत्येक सेल का आपको क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि V होता है बेटा क्या, E माइनस IR। ओके, तो R यहां से निकाल लें आप, तो R क्या हो जाएगा, E माइनस V/I। व्हाट इज E, देखें आप 1.4 माइनस व्हाट इज V, 0.7। और ये जो डिफरेंस है E और V के बीच में, ये जो डिफरेंस है E और V के बीच में, ये कितने एम्पियर के कारण है, ये ड्यू टू 1 एम्पियर। ये 2 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, कितना डिफरेंस होगा, 1। तो ये जो E और V के बीच में डिफरेंस है ये क्रॉसपॉन्डिंग टू 1 एम्पियर, तो करंट कितना लेंगे, 1 एम्पियर।
तो R आपके पास क्या आ जाएगा 1.4 माइनस 0.7 तो 0.7 ओम आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, मैं यही लिख रहा हूँ, सारे आंसर यही लिख रहा हूँ मैं, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो 0.7 ओम आएगा। ओके बेटा, तो सेकंड जो कंसेप्ट है इस न्यूमेरिकल का समझ में आ गया आपको। यू हैव टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर, तो R क्या होगा E माइनस वी बाई आई। सोल्व करेंगे तो R कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लास्ट स्टेप, देखें आप, यू हैव टू फाइंड करंट। कब, When power dissipation will be maximum। जब सर्किट में पावर मैक्सिमम है तो करंट आपको निकालना है। क्या निकालना, करंट निकालना है। देखें कैसे निकालेंगे, फॉर व्हाट करंट पावर डिसिपेशन विल बी मैक्सिमम। अगर आपको याद हो फार्मूला पावर का, तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, या फिर पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। ये 9-10 में पढ़ चुके हैं आप। तो पावर के बेटा दो रिजल्ट होते हैं, आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, यहां पर हम ये यूज करेंगे। ये यूज क्यों करेंगे, क्योंकि जो रेजिस्टेंसेज लगाए गए हैं वो सीरीज में लगाए गए हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे सीरीज में तो करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो करंट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर करंट सेम रहेगा, तो इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे कि यानी कि आपको करंट निकालना है कब, जब पावर मैक्सिमम हो। और पावर मैक्सिमम कब होगी बताएं आप, पावर मैक्सिमम कब होगी, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। हमें करंट को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना करंट को, क्योंकि जो चारों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, और सीरीज में करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, करंट सेम रहता है। करंट को हमें नहीं देखना है, हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर पाए तो पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। देखें जरा, तो हम जानते हैं कि जब आपके सेल सीरीज में हो, जब आपके सेल सीरीज में हो तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई अपॉन क्या होता है, आर प्लस एन आर। ओके बेटा, जब आपके जो चारों सेल्स हैं या एन सेल्स हैं वो सीरीज में होते हैं तो उस टाइम जो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन ई अपॉन क्या होता है, आर प्लस एन आर। यहां पर हमें करंट निकालना है, आई निकालना है, कब, जब पावर मैक्सिमम हो। और पावर मैक्सिमम कब हो सकती है, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो बेटा याद रखें, रेजिस्टेंस आपका मैक्सिमम कब होगा, जब वो आपका एन आर के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखें आप। अगर हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, अगर हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो पावर भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। हमें करंट से कोई मतलब नहीं है। कहीं आप ये कहो कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सीरीज में लगाए गए हैं तो हमें करंट से मतलब नहीं है। करंट कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ किससे मतलब है, रेजिस्टेंस से। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर पाएंगे तो पावर भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या निकालना था आपको, we have to find current when the power dissipation is maximum। और पावर मैक्सिमम कब होगी, जब रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर देंगे। कितना इंक्रीज कर देंगे रेजिस्टेंस को, वो आपको याद रखना पड़ेगा। हम रेजिस्टेंस को जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बराबर कर देंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस पूरे डायग्राम में हमें किसका पता है, एन आर का पता है। तो अगर हम R को भी NR के बराबर कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करें आप, तो I आपके पास क्या होगा बताएं आप, NE अपॉन क्या होगा, NR प्लस क्या होगा, NR। इस रेजिस्टेंस को अगर हम इसके बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि इसका तो पता ही नहीं हमें, अगर इसको भी हम इसके बराबर पुट कर देंगे तो सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पावर भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उस कंडीशन में हमें करंट निकालना है। ओके, तो करें सोल्व इसको। एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2NR, और कितने सेल्स हैं, 4, तो n के स्थान पर 4 पुट करें आप, 4E अपॉन 2, n कितना है 4, और ये क्या हो जाएगा R, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो E अपॉन क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। व्हाट इज E, 1.4 वोल्ट। ओके, 2, और R की वैल्यू कितनी है, 0.7, तो ये 1.4 बाई 1.4 कितना आ जाएगा, 1, तो जो I है आपके पास वो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा।
तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये, आप इसका वीडियो कम से कम 2-3 बार जरूर देखें। ये पांचों के पांचों जो न्यूमेरिकल हैं टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल थे ये, और इनके वीडियोस को आप बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अपनी नोटबुक में नोट करें। तो ये था मेरा लेक्चर नंबर 20 आप सभी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप काम करें, ईमानदारी से काम करें, हर एक न्यूमेरिकल्स को आप बार बार रिपीट करें। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 21 में। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।